txt rajesh.txt इस तरह से हर एक फाइल का जो फाइल नेम कॉलम है उसमें से ओनली फाइल नेम हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। ओनली फाइल नेम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पे दो चीज हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। एक है सबस्ट्रिंग जिसमें हम लोगों का फाइल नेम फाइल अंडरस्कोर नेम कॉलम रहेगा। हम लोगों को कहाँ से चाहिए? हम लोगों को जस्ट ये स्लैश के बाद से चाहिए। ये सुनो, लास्ट जो आखिरी स्लैश है, आखिरी स्लैश के बाद वाले जितने भी कैरेक्टर हैं वो चाहिए। अगर किसी तरह से हम लोग ये स्लैश का पोजीशन निकाल लें, हम लोग सबस्ट्रिंग में क्या देते हैं? हम लोग अगर सबस्ट्रिंग में देंगे फोर नथिंग, क्या होगा? फोर्थ कैरेक्टर से यानी कि यहाँ से पी से पूरा एंड तक दिखा देगा ऐसे, ठीक नहीं? अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा तो 5 से दिखाएगा, अगर मैं 10 दूंगा 15 दूंगा तो उस हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप 14 दोगे तो इस हिसाब से दिखा रहा है। तो सिमिलरली मैं अगर ये लास्ट स्लैश का पोजीशन दे के +1 कर दूं तो हर एक स्ट्रिंग में से लास्ट स्लैश के बाद सारे जितने हैं वो दिखाएंगे। तो मुझे निकालना पड़ेगा ये जो स्लैश है उसके बाद का पोजीशन, एवरी वैल्यू का, एवरी वैल्यू का। तो एवरी वैल्यू का जो लास्ट जो स्लैश है उसका पोजीशन, कोई भी कैरेक्टर का पोजीशन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? INSTR, फिर हम लोग देंगे फाइल अंडरस्कोर नेम। हम लोग क्या किसका निकालना है? स्लैश का। ठीक है, कौन से स्लैश का? फर्स्ट स्लैश, सॉरी लास्ट स्लैश का। लास्ट स्लैश यानी कि -1। ठीक है, -1 मतलब एंड से मैं क्या कर रहा हूँ? एंड से बैकवर्ड से यहाँ से शुरू कर रहा है -1, हर स्ट्रिंग का -1 यहाँ से। तो मैं कुछ नहीं दिया हूँ, दैट मीन्स -1। ओके, -1 मैंने दिया यानी कि यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से शुरू कर रहा है फर्स्ट स्लैश। कुछ इधर आई कैन राइट 1, अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ दैट मीन्स फर्स्ट स्लैश। ओके, तो फर्स्ट स्लैश को ये ढूंढ रहा है, -1 यानी कि लास्ट से ढूंढा ढूंढा ढूंढा, मिला जहाँ पे उसको फर्स्ट स्लैश मिला उसका पोजीशन दे देगा। तो मुझे अभी क्या करना है? वो लास्ट स्लैश मिल गया, उसमें +1 कर देना। +1 करूंगा, देखिए +1 करूंगा तो एवरी जो फाइल नेम है, एवरी फाइल नेम का जो लास्ट वाला जो फाइल नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? ये जस्ट ये स्लैश का पोजीशन +1, यानी कि आर का पोजीशन आया, एच का पोजीशन आया, एस का पोजीशन आया, आर का पोजीशन आया, तो यहाँ से एंड तक। ठीक है, यहाँ से एंड तक सबस्ट्रिंग क्या करेगा? जो जो पोजीशन उसे मिला वहां से एंड तक प्रिंट कर देगा। तो इसी टेक्निक से हम लोग ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग का इस तरह से डेटा है फाइल नेम में और हम लोग उसमें से ओनली जो है नेम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइल नेम। ओके, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो है हम लोग का और कुछ कैरेक्टर फंक्शन। जैसे यहाँ पे एलपैड फंक्शन है। एलपैड क्या करता है? ये सब इजी फंक्शन है, मतलब जैसे सॉफ्टस्ट्रिंग एंड इंस्ट्रिंग के जैसे ज़्यादा ब्रेन यूज करना नहीं है। यहाँ पे एलपैड क्या करता है? सिंपली आपका कैरेक्टर पैड करता है, यानी कि ऐड करता है। कहाँ पे? एलपैड मीन्स लेफ्ट साइड में पैड करता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में पैड करेगा, आपको दिखेगा वो जैसे कि ये राइट जस्टिफाइड है करके। तो एलपैड मीन्स राइट जस्टिफाइड। ओके, तो आप देखे होंगे वर्ड में राइट लेफ्ट जस्टिफाइड राइट जस्टिफाइड। तो एलपैड क्या करता है? इट पैड्स द कैरेक्टर वैल्यू राइट जस्टिफाइड टू द टोटल विड्थ ऑफ एन कैरेक्टर। डिफॉल्ट पैडिंग कैरेक्टर इज स्पेस, वी कैन गिव एनी अदर कैरेक्टर ऑल्सो। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल देखोगे तो एलपैड आरपैड समझ में आएगा। एलपैड भी है आरपैड भी। ओके, तो एलपैड देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, सपोज राम। ठीक है, उसके बाद एक नंबर दूंगा 10, उसके बाद एक पैडिंग कैरेक्टर दूंगा स्टार,
फ्रॉम डुअल। तो देखिए यहाँ पे राम जो है कितने कैरेक्टर का है, 3 कैरेक्टर। टोटल यहाँ पे कैरेक्टर कितना होना चाहिए, 10। तो 10 माइनस 3 कितना हुआ, 10 माइनस 3 कितना हुआ, 7। तो 7 स्टार ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में पुट कर देगा। तो यानी कि टोटल कैरेक्टर 10 होना चाहिए, हम लोगों का जो वैल्यू है वो है 3। तो जो रेस्ट बच गया वो आपका पैडिंग कैरेक्टर पुट कर दिया। सिमिलरली आप कोई भी पैडिंग कैरेक्टर दे सकते हो, नॉट मैंडेटरी कि स्टार ही दोगे, कोई भी। अगर आप बोलोगे मैं पैडिंग कैरेक्टर नहीं देता हूँ, देन इट विल टेक स्पेस, 7 स्पेस ले लेगा। इन दिस वे अगर आप यहाँ पे ईएमपी टेबल पे, ईएमपी कॉलम पे आप ये एग्जीक्यूट करोगे, ईएमपी टेबल के ई नेम कॉलम पे, ईएमपी टेबल के ई नेम कॉलम पे मान लीजिए जस्ट आई एम गिविंग स्टार, देन क्या होगा आपका, इस तरह से हर एक नेम को चेक करेगा, हर एक नेम में जितना कैरेक्टर है 10 माइनस उतना नंबर, 10 माइनस स्मिथ 5 कैरेक्टर, 10 माइनस 5 बचा 5, तो 5 तो स्टार यहाँ पे। वर्ड 10 माइनस वर्ड में 4 कैरेक्टर है 4, 6 स्टार यहाँ। तो इन सिमिलर वे आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, पैडिंग कैरेक्टर प्लेस कर रहा है। ओके, इन दिस वे ये पैडिंग कैरेक्टर आपका यहाँ पे प्लेस करते हुए जा रहा है। ओके, आर पैड क्या करता है, जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी कि राइट साइड में देता है। आर पैड यानी कि राइट साइड में जो स्टार है या फिर जो भी पैडिंग कैरेक्टर है वो आपको राइट साइड में। आप अगर इसको कुछ इस तरह से सेंटर में लाना चाहते हो, देन जैसे मतलब दिखेगा एक सेंटर में है, इट्स नॉट एग्जैक्टली सेंटर, बट अगर मान लीजिए मैं दोनों एल पैड आर पैड को आड़ कर दूंगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा कि जैसे ये सेंटर में है करके। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपका जब रिपोर्टिंग पर्पस के लिए कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसको अलाइन करने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह से एल पैड आर पैड यूज होता है। ओके, फिर आता है आपका एल ट्रिम एंड आर ट्रिम फंक्शन। जिस तरह से आपका एल पैड आर पैड है, तरह से एल ट्रिम आर ट्रिम है, बट इट्स डिफरेंट, काम इज डिफरेंट। काम क्या अलग है ना, आपका जो भी एक क्या बोलते हैं आर्गुमेंट रहेगा, वो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे कोई कॉलम हो, उसमें अगर आपका कुछ अनवांटेड कैरेक्टर है, अनवांटेड कैरेक्टर विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जो कि लेफ्ट साइड में है, आप उसको ट्रिम करना चाहते हो, ट्रिम मीन्स छोटा छोटा करना चाहते हो, कट काट कट मतलब कट करना चाहते हो, तो आप अगर किसी को आपका जो अनवांटेड कैरेक्टर है, अनवांटेड कैरेक्टर को अगर लेफ्ट साइड से कैरेक्टर कट करना चाहते हो तो एल ट्रिम, अगर राइट साइड से कट करना चाहते हो तो आर ट्रिम। सपोज ये आपका एक एग्जांपल है जिसमें आपका क्या होता है, आर्गुमेंट आप दोगे एंड कैरेक्टर सेट दोगे। तो ये कैसे काम करता है अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये एल पैड है, तो यहाँ से एक एक कैरेक्टर कट होगा, कट यानी कि जाके चेक होगा, पहले चेक होगा, यहाँ से एल ट्रिम में ये एक्स गया, यहाँ पे चेक हुआ, मिला, अगर मिलेगा तो ये ट्रिमिंग कैरेक्टर है, तो यहाँ पे अगर मैच हो रहा है तो ये कट जाएगा। यहाँ पे वाई, वाई मैच हुआ, वाई भी कट गया, एक्स, एक्स मैच हुआ, एक्स भी ट्रिम हो गया, वाई मैच हुआ नहीं, कौन सा फेल्योर हुआ, ये वाला वाई, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई से लेके राइट तक जितना भी बच रहा है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट फेल्योर से लेके एंड तक एंड ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट हो जाता है। तो मान लीजिए आप बोलोगे यहाँ पे अगर वाई है तो फिर आपका एक्स मैच हुआ, वाई मैच हुआ, एक्स मैच हुआ, वाई मैच हुआ, जेड मैच हुआ, एल फेल हुआ, तो एल से लेके यहाँ तक प्रिंट। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप एल ट्रिम लेफ्ट साइड से कर रहा है, आर ट्रिम आपका
राइट साइड से ट्रिम करेगा। हाँ सर, इसमें जेड को कट नहीं करेगा क्या, वो फर्स्ट जिसमें एल ट्रिम? कर रहा है ना, जेड को कर दिया यहाँ पे, नहीं नहीं, इसको नहीं सबसे दिख रहा। फर्स्ट जो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हो, इस फर्स्ट एग्जांपल में नहीं, फर्स्ट एग्जांपल में नहीं कट करेगा, क्योंकि वो जहां फर्स्ट फेल्यूर हो रहा है वहीं वहां से और आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये सक्सेस हुआ, ये सक्सेस हुआ, ये सक्सेस हुआ, यहाँ पे फेल्यूर हो गया, तो यहाँ से आगे और चेक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये जेड जो है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये चेक नहीं हुआ ना, क्योंकि फेल हो गया ना यहाँ से। अगर ये सक्सेस होता तो ये चेक होता। समझ गए? ओके सर, समझ गया। हाँ, हाँ सर। फर्स्ट फेल्यूर जहां पे होगा वहीं से प्रिंट कर देगा। ओके, चाहे ओके सर। एल ट्रिम हो चाहे आर ट्रिम हो, आर ट्रिम के केस में सेम, राइट से चेक होगा, राइट से जहां पे फर्स्ट फेल्यूर हुआ, डी पे फर्स्ट फेल्यूर हुआ, डी से उसका एंड जो है एल है, तो डी से लेके एल तक प्रिंट कर दिया। तो ये है आपका एल ट्रिम, आर ट्रिम। और एक है आपका ट्रिम। ओके, ओनली ट्रिम। ट्रिम फंक्शन जो है थोड़ा सा अलग लिखते हैं हम लोग। ट्रिम में जो क्या है, हम लोग इस तरह से कैरेक्टर सेट नहीं दे सकते। हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरह से एक ही कैरेक्टर दे सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, ये ऐसा रहेगा, फिर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम, तो थोड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है, आर्गुमेंट फ्रॉम कुछ, सॉरी, लीडिंग, ये वाला बाद में। ओके, लीडिंग इस तरह से लिखते हैं, लीडिंग फ्रॉम तो लीडिंग मतलब आपका फ्रंट से, यानी कि लेफ्ट साइड कट कर देगा। देखिए, फ्रंट का एक्स कट कर। अगर मैं लिखूंगा ट्रेलिंग, ट्रेलिंग लिखूंगा तो बैक साइड से कट करेगा। ट्रेलिंग लिखा तो बैक साइड यानी कि राइट साइड। अगर मैं लिखूंगा बोथ तो दोनों साइड से कट कर देगा। तो ये एक ही कैरेक्टर कट करता है। ठीक है, आप किसी एक कैरेक्टर को चाहे एंड से हो, मतलब लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, या फिर दोनों साइड से कट कर सकते हैं। okay? आप बोलोगे अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, लीडिंग ट्रेलिंग बोथ, तो आपका बाय डिफॉल्ट बोथ होता है। तो बोथ में जैसे आगे पीछे से कट कर देता है, कुछ नहीं देने से भी वो बोथ को कंसिडर करता है। ओके, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए, एल ट्रिम आर ट्रिम जो हो गया लेफ्ट राइट से, ये ट्रिमिंग जो हो गया, ये ट्रिमिंग का क्या है, आप इधर लीडिंग लिखोगे, ट्रेलिंग लिखोगे, या बोथ लिखोगे। ओके, उसके बाद ट्रिम कैरेक्टर दोगे, फिर लिखोगे फ्रॉम सोर्स, यानी कि आर्गुमेंट, जिसका एग्जांपल यहाँ पे है। ओके, लीडिंग एक्स फ्रॉम एक्स, लास्ट वर्ड एक्स फ्रॉम डुअल, तो क्या हुआ, फर्स्ट से कट कर दिया। फिर आपने दिया ट्रिम ट्रेलिंग, तो आपका यहाँ से कट कर दिया। ओके, फिर आपने बोथ दिया तो बोथ साइड से कट कर दिया, आपने यहाँ पे बोथ लिखा। तो कुछ नहीं दोगे तो भी बोथ साइड से कट करेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, बोथ लीडिंग ट्रेलिंग, फिर भी बोथ साइड से कट कर। ओके, फिर आता है हम लोग का यार, डिस्कनेक्ट हो गया। इफ वी डोंट गिव replacement string, the first string is removed and the character in place of removed character। तो जो आप रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग नहीं देते हो, ये वाला नहीं देते हो, तो कैसे काम करता है, जैसे लिखा है, तो आप यहाँ पे आवाज देखोगे, यहाँ पे, हाँ, कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर, यहाँ पे आवाज सही से नहीं आ रही है, वापस हो रहा है क्या? कट हो रही है मतलब आवाज।
बोलिएगा। अभी 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 नाउ इट्स ओके। अभी सुनाई दे अभी ठीक है ना? ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैनेजर है क्या होता है, ये रिप्लेस रिप्लेस जो फंक्शन है, तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, इसको ढूंढेगा, एम ए एन को ढूंढा, यहाँ पे एम ए एन मिला, तो एम ए एन को डी ए एम से रिप्लेस कर देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनेजर से डैमेजर। ओके, आप बोलोगे मैं यहाँ पे एक्स दूंगा, तो एम ए एन को हटा के उसके जगह पे एक्सेजर ऐसे कर देगा। आप बोलोगे मैं कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दोगे तो एम एन को खाली हटा देगा, उसके बाद जो बचेगा वही लिखेगा, एजर। ओके, तो इस तरह से आपका रिप्लेस फंक्शन काम करता है। अभी एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम लिखा हूँ, अरूप कुमार विश्वल, तो इसमें कितने ए हैं? तो इसको कैसे करते हैं, देखिए रिप्लेस मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ए से रिप्लेस करूँगा, ए से रिप्लेस करूँगा और रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग कुछ नहीं दूंगा। तो ए को ए को हटा दिया, ए को हटाने के बाद मेरा एक काउंट निकलेगा, लेंथ, लेंथ मतलब काउंट। तो जो भी काउंट निकला उसको मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल जो लेंथ है उससे माइनस कर दूंगा। ओके, ओरिजिनल जो लेंथ है उससे माइनस कर दूंगा। ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे निकालूंगा। ओके, ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे निकालूंगा, तो ओरिजिनल लेंथ निकल गया, मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ 15 है, तो यहाँ पे जो भी लेंथ निकलेगा ए रिप्लेस होकर निकलेगा, ए मतलब उतना नंबर ऑफ लेंथ रिड्यूस हो गया। तो ये मान लीजिए 14 है, ये निकलेगा 11, तो 14 माइनस 11 3, एग्जैक्टली कितना है मैं बोल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11 6, ये 17 है, ये 14 है, तो 17 माइनस 14 3। तो आप बोलोगे 3 कैसे आया, मतलब नंबर ऑफ ए जो है वो कैसे पता चला? ये यहाँ पे हम लोग हटा दिए ना। देखिए मैं बोलूँगा आपके पास कितने, मान लीजिए आपके पास रेड बॉल है और येलो बॉल है, ठीक है, मैं बोलूँगा आपके पास कितने रेड बॉल है, मैं बोलूँगा येलो बॉल को हटा दो, जितना बचा वो रेड बॉल, सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग। एनीवे, तो इस तरह से हम लोग हाउ मेनी ये जो है अरूप कुमार विश्वाल में है वो हम लोग को पता चल रहा है। फिर आता है हम लोग का ट्रांसलेट फंक्शन। ट्रांसलेट फंक्शन क्या करता है, ट्रांसलेट फंक्शन यहाँ पे कॉलम या स्ट्रिंग दोगे फ्रॉम टू, यहाँ पे ये कैरेक्टर टू कैरेक्टर करता है, इट इज यू टू ट्रांसलेट कैरेक्टर टू इट्स कैरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर। यानी कि आप यहाँ पे मैनेजर लिखोगे तो यहाँ पे एम एन लिखे तो एम की जगह पे एक्स पुट करेगा, और जहां जहां एन मिलेगा वहां पे वाई पुट करेगा। वहां पे क्या होता था, रिप्लेस में आपका स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग करता था, यहाँ पे कैरेक्टर टू कैरेक्टर, यानी कि एम को मिला, एम जहाँ पे मिलेगा एक्स पुट करेगा, एन जहाँ पे मिलेगा वाई पुट करेगा। आप बोलोगे अगर मैं एम के लिए एक्स दूंगा और वाई के लिए कुछ नहीं दूंगा, तो एम के जगह पे एक्स पुट हुआ, वाई के जगह एन के जगह पे कुछ नहीं पुट हुआ, एन खाली रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट रिप्लेस फंक्शन काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है कैरेक्टर फंक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे नंबर फंक्शन। ठीक है, आज जो है हम लोग अभी रियल टाइम डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों को बोला था 2 4 वीक के बाद हम लोग रियल टाइम भी पढ़ेंगे एंड एसक्यूएल भी पढ़ेंगे। ओके, एक सेकंड मैं आपको रियल टाइम का क्लास ओपन करके बोलता हूँ, एक सेकंड। नोट शेयर
हेलो हाय सपन शुଣିପାରୁଛ हेलो ओके म्यूट करी रखो जोटी तुम डाउट होबो अनम्यूट करी पचारियो ओके हाँ 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 ओके 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 2 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे ओके 2 मिनट्स
हेलो, हाय एवरीवन। सुनाई दे रहा है वॉइस? Yes. हाँ सर। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए आप में से अगर कोई फ्रेशर में ट्राई करते हो, देन इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ आप जितने भी यहाँ पे ज्वाइन किए हो, मोस्ट ऑफ यू लाइक विल गो एंड गिव द इंटरव्यू इन लाइक विथ योर एक्सपीरियंस, राइट। एक्सपीरियंस के साथ आप इंटरव्यू दोगे, क्योंकि आप लोगों का मैं जहाँ तक सबसे बात किया हूँ, आप लोगों का मोस्टली क्या है, गैप हो गया है। गैप मीन्स आप जब कॉलेज पास आउट हुए हो, एंड अगर आप आज का डेट देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों का थोड़ा गैप है। किसी का 2 इयर्स का, किसी का 3 इयर्स का, किसी का 4-5 इयर्स का, इस तरह से, किसी का 1 ईयर, इस तरह से गैप। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आप एक्सपीरियंस में ट्राई करो, मतलब आप आपका अगर इंटरेस्ट है एक्सपीरियंस में ट्राई करने के लिए, देन आपका जो जॉब मिलने का जो चांसेस है वो फ्रेशर से थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो जो लोग फ्रेशर में ट्राई करना चाहते हो, उनके लिए नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग पढ़ेंगे वो काम देगा, ठीक है। तो जो लोग एक्सपीरियंस में ट्राई करना चाहते हो उनके लिए फर्स्ट क्लास जो आज का क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे कि आप अगर एक्सपीरियंस में अपलोड किए हो रिज्यूमे, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ भी आ सकता है, मे बी आपको ये पूछेगा कि आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे यस। आप अगर एक्सपीरियंस में अपलोड किए हो कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, या फिर इतने साल काम कर चुका हूँ, या फिर कर चुकी हूँ, ठीक है। इस तरह से आप अगर आपका रिज्यूमे बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसे रिज्यूमे अपलोड करते हैं कि आई एम स्टिल वर्किंग। कुछ कुछ लोग रिज्यूमे अपलोड करते हैं कि मैं मेरा लास्ट वर्किंग डे खत्म हो चुका है, आई एम लाइक फ्री नाउ टू जॉइन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ आई गेट द ऑफर। तो इस तरह से आप लोगों का क्या रिज्यूमे ही बता देता है, तो वो लोग आपके रिज्यूमे को डाउनलोड करेंगे जॉब पोर्टल से एंड आपको कॉल बैक करेंगे, ठीक है। तो जब कॉल बैक करते हैं तो वो लोग फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। ऑब्वियस सी बात है, आपने रिज्यूमे अपलोड किया है जॉब पोर्टल में, तो आप बोलोगे यस, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। आप बोलोगे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज? तो देखिए, हो सकता है आपने अपलोड किया है और आप ऑलरेडी ऑफर आपको मिल चुका है और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर चुके हो, यानी कि आप जॉब ऑलरेडी चेंज कर चुके हो, एंड आप अपना जो प्रोफाइल अपलोड किए थे उसको डिजेबल नहीं किए हो, वो स्टिल ओपन है। तो इसीलिए आपको पूछते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। तो बहुत सारे लोग आंसर देते हैं यस। कुछ कुछ लोग, जो लोग मतलब रिसेंटली उनका जॉब लगा है एंड दे फॉरगेट टू डिजेबल देयर जॉब प्रोफाइल, जॉब जॉब पोर्टल में जो जाके उनका प्रोफाइल डिजेबल करना वो लोग भूल गए हैं, तो लोग बोलते हैं नो नो, रिसेंटली आई चेंज द ऑर्गेनाइजेशन, सो लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज माई जॉब। ऐसे भी आंसर मिलता है उन लोगों को। इसीलिए वो लोग पूछते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। तो आप बोलोगे यस, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। तो वो पूछेंगे मे बी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपको आने का चांसेस है। ऐसा नहीं है कि 100% आएगा, लेकिन चांसेस मोर देन लाइक 90% चांस है ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट इज योर करेंट कंपनी नेम। व्हाट इज योर करेंट कंपनी नेम? आप बोलोगे टीसीएस। ओके, तो हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, एंड आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हो ताकि आप अपना जॉब चेंज कर सको। तो उस केस में आप अपना जो जॉब, जो कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी का नाम बोलोगे आप। सपोज कोई अगर अमेजोन में काम कर रहा है तो बोलेगा आई एम वर्किंग इन अमेजोन, ठीक है। व्हाट इज योर करंट कंपनी नेम? आप बोलोगे अमेजोन। ओके, कोई अगर फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है तो फ्लिपकार्ट में, कोई अगर टीसीएस में तो टीसीएस। तो कोई इन्फोसिस में तो इन्फोसिस में आप बोलोगे। मान लीजिए आप काम नहीं कर रहे, देन ऑल्सो यू विल से टीसीएस। आप बोलोगे कैसे? मैं अगर टीसीएस बोलूँगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, दे विल आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो मैं कैसे प्रोवाइड करूँगा टीसीएस का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप टीसीएस बोलना, ठीक है। आप टीसीएस बोलना, रिज्यूमे में भी टीसीएस लिखना। जब मान लीजिए इंटरव्यूअर अगर आपको
पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू परमानेंट टू टीसीएस, देन यू विल से नो आई एम परमानेंट टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड टीसीएस इज माय क्लाइंट ऑफ माय पेरोल कंपनी। तो आप इस तरह से उसको आंसर दोगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो, अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है यू विल से आई एम वर्किंग इन टीसीएस। तो फिर वो फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, सिलेक्शन करेगा एंड आपको बोलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तब आप अपना जो है XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो भी आपका कंसल्टेंसी से आप जो डॉक्यूमेंट लाए होंगे उसको आप दे देना। हाँ, यहाँ पे एक चीज, ये जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसका डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा? ओके, यहाँ पे बहुत सारे बेंगलोर में कंपनी है जो कि ओनली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड फॉर दैट दे विल चार्ज समथिंग 20,000 25,000 ऐसे कुछ चार्ज करते हैं। वो भी आपको इनिशियली नहीं लेते हैं, आप जॉब हो जाने के बाद वो लोग लेते हैं। यानी कि आप उनसे डॉक्यूमेंट लाओगे, कुछ से रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1,000 या 2,000 दे के, फिर आप जॉब ट्राई करोगे, आपका जॉब हो गया, देन आप जाओगे बोलोगे मेरा जॉब हो गया है, मुझे रिलीविंग लेटर एंड ऑल दोस थिंग्स मुझे दो, तो फिर वो देगा, उस टाइम पे वो पैसा लेगा। आपका तो ऑलरेडी जॉब हो चुका होगा ना, 1 महीने में आपको सैलरी मिलेगा, तो आप घर से या फिर कहीं से अरेंज करके उनको 20,000 दे देना। ठीक है, ओके। तो इस तरह से वो लोग आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे छोटा सा स्टोरी, ओके। अब बोलोगे यहाँ पे हम लोग जो फेक दिखाएंगे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपनी वाले हम लोग को प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो आप जहाँ से डॉक्यूमेंट लाओगे, हम लोग टॉपिक में फिर बैक करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। आप जब डॉक्यूमेंट लाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो आपको बोल दिया होगा कि कौन कौन से कंपनी में आप जाओगे तो मैं हैंडल नहीं कर सकता आपका वेरिफिकेशन, तो वो लोग ऑलरेडी बोल देते हैं। मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, तो TCS, IBM, इन्फोसिस, HCL, शायद टेकम, ये 5 कंपनी वो लोग मना करते हैं। इफ यू गो टू मीन्स, आपको अगर यहाँ पे जॉब मिल रहा है देन डोंट गो, बिकॉज हम लोग आपका वेरिफिकेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप बोलोगे अगर यहाँ नहीं, सॉरी टेकम एंड विप्रो, यस। तो आप बोलोगे अगर ये 6 कंपनी में छोड़ दूं तो मुझे जॉब फिर कहाँ पे मैं करूंगा, मुझे जॉब कहाँ पे मिलेगा, यही तो ऑनलाइन कंपनी है जिसके बारे में मुझे पता है। नो, अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि इतने ही कंपनी है एंड दीज ऑल आर वेल नोन कंपनी, देन यू आर रॉन्ग। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कंपनी है बेंगलोर में, मोर देन 5,000 कंपनी, मोर देन 5,000। ठीक है, आप किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम लीजिए, उसका आपको यहाँ पे कंपनी मिलेगा। नोकिया, नोकिया का कंपनी है। मर्सिडीज बेंज, उसका कंपनी है। वॉल्वो, वॉल्वो आईडी है। कुछ भी प्रोडक्ट का नाम लीजिए। हर्बल लाइफ एक सुने होंगे, उसका सॉफ्टवेयर कंपनी है हर्बल लाइफ। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया उसका सॉफ्टवेयर कंपनी है। एनी बैंक का नाम ले लो, उसका यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी, HDFC, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, सबका सबका सॉफ्टवेयर डिवीजन है, और सब हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करता है। ठीक है, फॉरेन बैंक जैसे हो गया, JP मोर्गन हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, आपका एनजेड हो गया, ठीक है, बार्कलेस हो गया, सिटी बैंक हो गया। ठीक है, ये सब फॉरेन बैंक है। HSBC हो गया, स्ट्रेट स्ट्रीट हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। तो इससे मतलब अनगिनत कंपनी, आई कैनॉट गिव यू द मीन्स काउंट, सारे सारे काउंट, सारे नेम में बता भी नहीं सकता यहाँ। ठीक है, BMTC का भी सॉफ्टवेयर सेक्शन है, पेटीएम का है, ठीक है, ओला का है, उबर का है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, याहू है। ठीक है, सबका सबका है। ईच एंड एवरी वन इज हैविंग देयर ओन सॉफ्टवेयर कंपनी। तो आपका वहाँ पे हायरिंग भी होता है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट कि ये 5-6 कंपनी अगर वो बोलता है कि नहीं जाओ करके तो मुझे प्रॉब्लम होगा, नो। इसको छोड़ के बहुत सारे कंपनी है जो कि आप जा सकते हो, एसेंचर है, CTS है, कैपजेमिनी है, बहुत सारे कंपनी, अनगिनत कंपनी। ओके, तो उसके लिए वरीड होने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब सेकेंड चीज, जो आपको डॉक्यूमेंट देगा वो तो आपको बोल दिया यहाँ यहाँ मत जाओ, उसके अलावा आप कहीं पे भी क्रैक करते हो देन दे विल मैनेज द वेरिफिकेशन, दे विल मैनेज द वेरिफिकेशन। तो वो लोग अगर पूछते हैं कि आर यू परमानेंट टू TCS, आपको बोलेंगे कि व्हाट इज योर करंट कंपनी नेम, यू विल से TCS।
आप बोलोगे टीसीएस, देन इमीडिएट क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आर यू परमानेंट टू टीसीएस, देन यू विल से नो आई एम परमानेंट टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड। आप परमानेंट हो, आप बोलोगे मैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट लाए होंगे, जैसे इकोनिक्स टेक्नोलॉजी, ओके, जैसे जियो सॉफ्ट, ठीक है, तो जेंसिस, तो इस तरह से कुछ वो लोग नाम दिए होंगे, तो उस नाम का आप बोलोगे, ओके। एंड टीसीएस इज माई क्लाइंट फॉर माई पेरोल। तो आप बोलोगे इस तरह से होता है क्या, मतलब एक कंपनी मुझे सैलरी दे रहा है और मैं काम कर रहा हूँ दूसरे कंपनी के लिए। यस, आप अगर सुने होंगे कॉन्ट्रेक्चुअल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, ऐसा जॉब है, सुने हो जब भी आपको आता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, मतलब आप रहोगे किसी XYZ कंपनी के पेरोल में और काम करोगे किसी और कंपनी के अंडर, और वो आपको असाइन करेगा किसी और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट, जैसे SBI बैंक का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, देखिए आप ज्वाइन किए XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसके पेरोल में वो आपको सैलरी दे रहा है, बट वो आपको कहाँ भेज रहा है, टीसीएस में, टीसीएस ऑफिस में आप जाके बैठ रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे काम कर रहे हो SBI बैंक के प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह से भी यहाँ पे होता है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज लाइक ओल्ड सिस्टम, 30 साल से 35 साल से ऐसा चला आ रहा है, ओके। एंड सेकेंड थिंग, आप बोलोगे मैं जो फेक डॉक्यूमेंट निकालूंगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड से, तो मुझे यहाँ पे 5-6 कंपनी को छोड़ के बाकी सारे कंपनी क्यों नहीं वेरिफिकेशन करते हैं, वो लोग क्यों अलाउ करते हैं। देखिए, ये जो सिलसिला है ये बहुत पुराना है, मतलब 2000 के करीब ये सब शुरू हुआ था, जब मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने अवेलेबल नहीं थे, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो नौकरी था, जो जॉब था, वो बहुत था। तब क्या क्या करते थे कंपनी वाले, वही टीसीएस, वही एचसीएल, अभी वो लोग मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम वो लोग क्या करते थे कि वो लोग अपना कंपनी के एम्प्लॉय के लिए वो लोग क्या करते थे, बाहर से एम्प्लॉय हायर करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, एंड उनके जो क्लाइंट होते थे, जैसे एसबीआई हो गए या फिर जो भी हो गए, जो भी उनके क्लाइंट हो गए, मान लीजिए गोल्डमैन सैक्स या फिर बैंक ऑफ इंडिया, HSBC, तो उनको क्या करते थे, रिज्यूमे भेजते थे। आपका रिज्यूमे, मान लीजिए आपको हायर किए, ट्रेनिंग दिए, और आपका रिज्यूमे वहाँ पे भेजेंगे 2 ईयर्स 3 ईयर्स करके, आपको बोलेंगे कि आई हैव सेंड योर रिज्यूमे लाइक दिस, you whenever they will ask interview, you will appear the interview like this, okay। तो फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू दोगे, वहाँ पे क्लाइंट राउंड पे उनका भी सेटिंग थोड़ा रहता है, और आपका इंटरव्यू आपको थोड़ा बहुत अगर अच्छा किए, देन यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो वो लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट हो गया, वहाँ से आपके नाम पे बिलिंग होगा, पर डे मान लीजिए आपके नाम पे बिलिंग होगा 10,000, तो मंथली 3 लाख आपको देंगे कितना, या फिर मान लीजिए पर डे आपका हो गया 5,000, मंथली 1,50,000, आपको मिलेगा कितना, 30,000, 20,000। तो स्लोली स्लोली लोगों को लगने लगा कि ये हम लोगों को 3 ईयर्स में प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्लाइंट के सामने, लेकिन मुझे जो सैलरी मिल रहा है वो फ्रेशर का मिल रहा है। तो लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं खुद से ट्रेन होके बाहर से इंस्टीट्यूट से इंटरव्यू देके अगर मैं जॉब क्रैक करता हूँ, तो आई लास्ट मोर लाइक 50,000 60,000 दे, ड्यूरिंग दैट टाइम 50,000 60,000 वॉज ह्यूज, ह्यूज अमाउंट। तो वो लोग ऐसा किए, कंपनी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग बल्क में हायर करते हैं फ्रेशर लोगों को, या फिर जो आईटी में उनका कोई नॉलेज नहीं है, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो लोग सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, ट्रेनिंग में उनका खर्चा होता था, ठीक है। उनको रेडीमेड मिलने लगा, रेडीमेड मीन्स वो लोग इंटरव्यू लिए, जिनका नॉलेज है उनको सिलेक्ट किया, एंड डायरेक्टली वो लोग पुश किए प्रोजेक्ट साइड में, वहाँ पे भी इंटरव्यू अगर क्लियर हुआ तो उनको अपने हायरिंग पेरोल में हायर किए, नहीं तो नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो उनको भी इजी हो गया कि किसी को लेके फिर ट्रेन करके फिर उनका वही रिज्यूमे बनाओ, ये करो वो करो, उससे अच्छा है रेडीमेड मिल रहा है, चलो पुश करो। स्टिल उनका बेनिफिट है, आपको 50,000 दे रहे हैं, उनका बिलिंग हो रहा है 1.5 लाख। आपको ट्रेनिंग वगैरह में भी तो उनका खर्चा होता था ना, तो वो तो बच गया ना, मास ट्रेनिंग देना पड़ता था। अभी प्रोजेक्ट में 4 लोग जरूरत है, 4 लोगों को लोग मार्केट से उठा रहे हैं। तो ऐसा सिलसिला चला 2000 से 2008 तक।
उस टाइम पे सत्यम करके एक कंपनी था जो कि अभी टेक महिंद्रा हो गया है, उनका एक स्कैम हुआ। उस स्कैम के वजह से ये लोग सब क्या किए, अपना अपने आप को प्रूव किए कि वी आर जेन्युइन। कौन लोग? ये जो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब। तो ये लोग क्या किए, फेक जो हायर करना वो बंद कर दिए। लेकिन स्टिल जो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको खाली काम चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप फेक हो, जेन्युइन हो, वट एवर। आपके पास टैलेंट है, आपको वो लोग लेके काम में, उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप मैच कर रहे हो, देन दे विल assign you the task. They will hire you, they will pay you the salary, and they will get work done by you. ठीक है? तो आपके आपके थ्रू से जो भी काम करवाना रहेगा वो लोग करवा लेंगे। बिकॉज वो लोग इंटरव्यू लिए हैं और आपके इंटरव्यू में आप क्वालिफाइड। ओके, तो वो अभी भी चल रहा है। अभी तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं, डील करते हैं कि आपको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, आपको हम लोग इंटरव्यू करवा देंगे, एंड आपको इंटरव्यू, ट्रेनिंग, जॉब वगैरह कराने के बाद यू विल पे अस लाइक कंसल्टिंग फी। ठीक है, 3 लाख 4 लाख ऐसे डिमांड करते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो फर्स्ट 6 महीने का सैलरी हम लोग रख लेंगे। और कुछ कंपनी है, मेरा दोस्त एक ज्वाइन किया था जब हम लोग नए नए आए थे। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हायर करते हैं, अभी भी वही पुराना सिस्टम, हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और क्लाइंट साइड में पुश करते हैं, 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। वहाँ से बिलिंग उनका 60-70 थाउजेंड होता है। और फ्रेशर लोगों को, फ्रेशर में हायर किए हैं ना, तो उनको 10-15 थाउजेंड देते थे। मेरा एक दोस्त ज्वाइन किया था मैवेंटिक करके, वहाँ पे उन लोगों को ऐसा किया गया, 3 महीना ट्रेनिंग दे गया, 10-10 हज़ार करके। फिर उनको क्लाइंट साइड में पुश किया गया, क्लाइंट में उनका इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, फिर उनका सैलरी कर दिया 15,000। उनको 2-3 साल काम करवाया। तो बाद में पता चला उन लोगों को कि उनके नाम पे सैलरी जो वो लोग ला रहे थे एसएबी लैब से, वो अराउंड 1 लाख प्लस था, लेकिन इनको दे रहे थे 15,000। तो इनका खुद का वैल्यू उनको पता चल गया, 2-3 साल एक्सपीरियंस हो गया था इन लोगों को। ये फिर बाहर में ट्राई किए, डायरेक्टली 50-60 थाउजेंड में ज्वाइन किए। अभी वो लोग चेंज करके अभी 2 लाख 3 लाख पैकेज में है, मतलब पर मंथ। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से जब आपको नॉलेज होता है तो आप चाहते हो ना कि वाई शुड आई वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुझे कम दे रहा है। इफ सपोज आई ज्वाइन डायरेक्टली, मैं अगर डायरेक्टली ज्वाइन करता हूँ तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब सिस्टम जो है पहले से चलते आ रहा है, ये जस्ट नॉट न्यू। ये न्यू नहीं है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप अगर फेक डॉक्यूमेंट निकाल के जॉब ट्राई कर रहे हो, दिस इज नॉट न्यू। ओके, तो आप बोलोगे टीसीएस मेरा परमानेंट नहीं है, मेरा क्लाइंट है, और मेरा परमानेंट कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। देन दे विल आस्क द डिटेल, दे मे बी, ये जो डिटेल है मे बी प्रोबेबली पूछ सकते हैं। जैसे ऑफिस का क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपका XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। कैंपस, कौन से कैंपस, कौन सा बिल्डिंग है आपका, कौन से फ्लोर में आपका ऑफिस है, एड्रेस विथ लैंडमार्क, क्या लैंडमार्क है उसके पास, कौन सी लोकेशन पे है, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी, रिपोर्टिंग मैनेजर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ये सारी डिटेल आप जहाँ से फेक डॉक्यूमेंट लाओगे या फिर जहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस निकालोगे, दैट इज फेक। आप जानते हो या फिर मुझे बताओगे तो मैं जानूंगा, लेकिन कंपनी वालों को तो पता नहीं है, तो वो लोग तो पूछेंगे ही। तो आप जहाँ से निकालोगे आपका एक्सपीरियंस, वो आपको ये सारे डिटेल देगा। अगर नहीं दे रहा है तो यू शुड आस्क, लाइक मुझे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर, लाइक इफ सपोज एनी कंपनी वांट्स टू टॉक टू एनी ऑफ द पर्सन, तो किससे बात करेगा? तो उसको बोलना, आप 2000 दे के रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो यू हैव एवरी राइट टू आस्क एंड कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। नहीं करोगे तो बाद में आप फंसोगे। ठीक है, अगर ऑल ऑफ सडन समवन विल आस्क लाइक, आप इंटरव्यू दे रहे हो, समवन विल आस्क लाइक एम्प्लॉय आईडी, तो आपको पता नहीं होगा। भले ही ये आपके लिए फेक है, लेकिन यू विल प्रिटेंड लाइक आप जेन्यून है करके। ठीक है, आप ऐसा बिहेव करोगे कि आप जेन्यून, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस होना चाहिए। देन यू कैन लाइक रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज ए जेन्यून एम्प्लॉय। ओके, फिर वो पूछ सकता है टीसीएस में, ठीक है टीसीएस में आप काम करते हो, टीसीएस में कुछ डेस्क नंबर है क्या? आप बोलोगे नहीं, आजकल डेस्क नंबर नहीं रहता है, यू कैन से इजीली नो। ओके, यू से नो, आई डोंट हैव एनी डेस्क नंबर। टेक पार्क कैंपस, कौन से टेक पार्क, कौन सा टेक पार्क? आप अगर बैंगलोर बोल रहे हो, बैंगलोर में बहुत सारे टीसीएस के ऑफिस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, आईटीपीएल में है। कौन सा कैंपस, कौन सा बिल्डिंग, कौन सा
ये सारी चीज आप क्या करोगे, नेट से निकाल लोगे, क्योंकि प्रिपेयर्ड रहना है ना, लैंडमार्क को, मतलब एड्रेस विथ लैंडमार्क। अगर आप बैंगलोर में हो तो जाके घूम आना कभी, एड्रेस निकाल के सारी चीज नोटिस कर लेना, ठीक है, कौन से फ्लोर में बैठते हो, अगर या फिर कोई आपके दोस्त हैं जो कि टीसीएस में काम कर रहे हैं उनसे डिटेल निकाल लेना। ओके, कौन से, ओडीसी। ओडीसी मीन्स एक फ्लोर को डिवाइड करके, एक मान लीजिए 10,000 5,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा फ्लोर होगा, वो पूरा फ्लोर को ओपन नहीं करके वो लोग क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं एक एक बड़ा बड़ा रूम में, जैसे कि 300 400 पीपल एक रूम में बैठ सकते हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपका ये 10,000 5,000 ऐसा अगर बड़ा बड़ा मतलब फ्लोर है, तो अगर वो लोग ओपन करेंगे आपको काम करने के लिए, मतलब हर कोई वहां पे जाके एक्सेस कर सकता है, तो प्राइवेसी नहीं रहेगा। वो लोग जो क्लाइंट से प्रोजेक्ट लाते हैं वो उन लोगों को बोलते हैं कि वी हैव स्पेसिफिक ओडीसी फॉर यू। ओडीसी मीन्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में जितने इंजीनियर एंगेज होंगे आपके प्रोजेक्ट में, उतने ही इंजीनियर उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया को जा सकते हैं और कोई नहीं आ सकता वहां। अगर फ्लोर ओपन होगा तो फिर एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता है ना, कि देखिए टीसीएस एचडीएफसी का भी प्रोजेक्ट कर रहा है, एसबीआई का भी कर रहा है, दोनों कॉम्पिटिटर हैं, तो डेटा लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देन दे विल गिव दैट कॉन्फिडेंस लाइक वी हैव ओडीसी। ओडीसी मीन ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर, जिसका फुल फॉर्म है, जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब आप अगर एचडीएफसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो देन यू कैन अलाउ इनटू, यू कैन ओनली अलाउ इनटू द एचडीएफसी ओडीसी, यू कैन नॉट गो इनसाइड द एसबीआई ओडीसी। आप एसबीआई ओडीसी के अंदर नहीं जा सकते, आपका एक्सेस ही काम नहीं करेगा, एक्सेस कार्ड ही काम नहीं करेगा। आप अगर इवन टू एक्सेस, आपको एक मतलब इमिडिएटली आपको मेल आ जाएगा आपके मैनेजर को, आपको कि this guy is assigned to this project but he's trying to access this ODC. Why? Give me the explanation. उनका जो सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है उनसे ऑटोमेटेड मेल एक जनरेट हो जाएगा आपको, आपके मैनेजर। तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक आईटी कंपनी है ना, और डेटा जो है वो लोगों को बहुत मैटर करता है, मतलब कोई कुछ लीक ना करे। फिर आपका सीट कोड मतलब आप कहाँ पे बैठते हो, तो ये सारे क्वेश्चन कैसे आता है पता है, अगर उन लोगों को डाउट होगा, या फिर आपके बातचीत से, या फिर मान लीजिए आप टीसीएस बोल रहे हो एंड आप बोल रहे हो बैंगलोर व्हाइटफील्ड लोकेशन, तो कोई एक व्हाइटफील्ड लोकेशन यानी कि आईटीपीएल लोकेशन में कोई पहले से काम करके गया है एंड आप जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो वही पर्सन है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो पूछेगा, हाँ ठीक है आईटीपीएल बिल्डिंग के, कौन सा बिल्डिंग, ये वाला बिल्डिंग, अच्छा कौन सा फ्लोर में, ये फ्लोर, कौन सा सीट पे बैठते थे, हाँ ये सीट, क्या एम्प्लॉय आईडी, ये ईमेल आईडी क्या है, ये आप बोलेंगे आपका नाम, जैसे अगर शेफाली बोलते हैं तो शेफाली बोलेंगे शेफाली@tcs डॉट कॉम, कॉन्फिडेंटली बोलिए। आप बोलेंगे ऐसा तो मेरा मेल आईडी है नहीं, लेट इट बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेल भेजेगा तो बाउंस होगा, बाउंस होगा तो आपको पूछेगा, आप बोलेंगे मैं भी, मेरा प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, वो भी आउटसाइड मेल मतलब इनकमिंग आउटगोइंग वो सब ब्लॉक कर दिए, दैट्स व्हाई इट्स, ये वजह है कि ये बाउंस कर रहा है। फिर मांगेंगे टीसीएस मैनेजर कॉन्टैक्ट एंड ईमेल आईडी, आप बोलोगे नहीं मैं क्लाइंट को शेयर नहीं कर सकता, टीसीएस इज क्लाइंट फॉर मी, मैं उसका कोई मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी नहीं दे सकता, इफ यू वांट आई कैन गिव माई एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड मैनेजर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। हाँ, आप अगर सिलेक्ट करते हो, इफ यू गिव मी द ऑफर लेटर देन एट दैट टाइम आई कैन गिव, बिकॉज मेरा करंट जॉब पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी अगर दूर करी जाता है या फिर कुछ कॉल आता है देन दे विल ट्रबल मी, ओके आई कैन नॉट शेयर, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे। तो ये क्या है, कौन से कंपनी में काम करते हो एंड वो कंपनी का डिटेल, कहाँ पे है, क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी, ऑल दोस थिंग्स, मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर, मैनेजर का मेल आईडी, ओके। फिर आपको पूछेंगे आर यू विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट, तो कभी कभी कहीं पे उनका नेचर ऑफ वर्क रहता है कि रोटेशनल, यानी कि मॉर्निंग 6 to 3, 2 to 11, मैं एक जेनरिक टाइमिंग बता रहा हूँ, किसी किसी का और भी ऑड टाइमिंग रहता है, ठीक है, 6 to 3, 2 to 11, 10 to 7, 10 नाइट टू मॉर्निंग 7, ठीक है। तो ये यूजुअली ये शिफ्ट में काम होता है, तो आप बोलोगे हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, यस आई एम कंफर्टेबल, आई एम विलिंग टू वर्क, बिकॉज देखिए भले ही उनका वो रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप बोलते हो तो वो लोग सोचेंगे ओके दिस गाय इज नॉट फ्लेक्सिबल, दिस इज लाइक दिस गाय इज स्टिक टू 9 to 7 शिफ्ट, तो इसके लिए प्रॉब्लम है, हम लोग काम कहाँ से हम मतलब फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगा तो दे नीड समवन हु इज फ्लेक्सिबल इन टाइम,
तो उससे क्या होगा, आपको जब चाहे वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? उनके पास ऑप्शन रहता है। कोई अगर कोई पर्टिकुलर टाइमिंग को लेके थोड़ा पॉसेसिव है, मतलब उस टाइमिंग को लेके वो बोल रहा है कि नहीं, आई एम कंफर्टेबल इन दैट टाइमिंग ओनली, देन उनके लिए प्रॉब्लम होगा ना आगे जाके। फिर वो बोलेंगे कि नो नो यू शुड वर्क इन लाइक इवनिंग 5 टू नाइट 2 o'clock. I will no, no, I have been already told to you during interview itself, like I am not comfortable in this kind of timing and all. मैं तो बोला था, मैं तो 9 to 6 में कंफर्टेबल हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस ऑड टाइमिंग एंड ऑल, क्यों मुझे पुश कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। लेकिन अगर अगर आप एग्री किए हो एंड दे प्रोवाइडेड द डिटेल लाइक दिस इज आवर नेचर ऑफ जॉब, यू मे वर्क लेट नाइट और यू मे वर्क लेट इवनिंग, तो ये उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, तो वो लोग पूछ सकते हैं। तो पूछेंगे ओके, आप बोलेंगे यस, तो पूछेंगे कुड यू प्लीज टेल मी योर करंट शिफ्ट टाइमिंग, या फिर वैसे पूछेंगे आर यू वर्किंग इन शिफ्ट्स नाउ करेंटली, आप बोलोगे यस यस काम कर रहा हूँ शिफ्ट में। क्या आपका शिफ्ट टाइमिंग है? 6 AM to 3 PM मॉर्निंग शिफ्ट, 2 PM to 11 PM आफ्टरनून शिफ्ट, 10 PM to 7 AM नाइट शिफ्ट। शिफ्ट अलाउंस, आप बोलोगे यस ओनली नाइट शिफ्ट में 300। क्यों ये सब क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको क्या फैसिलिटी मिल रहा है और वो लोग क्या दे सकते हैं, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी मिल रहे हैं, अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं, तो लोग ट्राई करेंगे सैलरी में कंपेंसेट करने के लिए, ताकि आप हैपीली जॉइन कर सको, ठीक है? आपको अगर वो अच्छे लग रहे हैं टेक्निकली, सॉरी, उनको अगर आप अच्छे लग रहे हो टेक्निकली, देन दे विल ट्राई टू लाइक गिव यू सम बेनिफिट्स, सैलरी के हिसाब से हो या फिर अदर वे में हो, जो कि आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल जॉइन द कंपनी। तो इसीलिए आपको पूछेंगे क्या-क्या अदर बेनिफिट्स हैं, वो तो आपको सैलरी पूछ पूछ चुके होंगे कि आप कितना आपको मिल रहा है एंड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। अदर देन दैट आपको क्या फैसिलिटी मिल रहा है? क्या फैसिलिटी? यस, फ्री। आप बोलेंगे हाँ, फ्री में मिलता है। क्योंकि किसी-किसी कंपनी में चार्जेबल रहता है, तो इसीलिए। तो जो भी पूछेंगे आप यहाँ पे जो लिखा गया है उस हिसाब से बोलिएगा, ओके? फिर आपको पूछेंगे कि आपका सैलरी कैसे आता है? हाउ यू आर गेटिंग योर सैलरी, ऑन व्हिच बैंक? आप बोलोगे अकाउंट में आता है एचडीएफसी, लेकिन ये बोलने से पहले एक बार कंसल्टेंसी से बात कर लीजिएगा, चेक विथ योर पेरोल कंपनी। आप अपने कंसल्टेंसी से बात कर लीजिएगा जहाँ से डॉक्यूमेंट निकाले हो, कि मैं कौन-सा बैंक बोलूँ अगर वो मुझे पूछते हैं कि कौन से बैंक में तुम्हारा सैलरी आता है। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपको अकाउंट स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है? फिर आपको पूछेगा कि फॉर्म 16 है क्या आपके पास? आप बोलोगे फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 क्या होता है? आप जब भी जॉब करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर होता है। भले ही आप इनकम टैक्स आपका डिडक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट यू विल गेट वन फॉर्म 16 एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? एवरी ईच एंड एवरी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू विल गेट वन फॉर्म 16, जिसमें सारे डिटेल रहते हैं कि आपको कंपनी ने कितना सैलरी दिया है, वेदर यू आर कम्स अंडर दैट कैटेगरी कि आप पे करना पड़ेगा आपको टैक्स, या फिर आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो ऑल दोज थिंग्स उस फॉर्म 16 में रहता है, ठीक है? इनकम टैक्स रिलेटेड, ओके? तो आप यस नो क्या बोलोगे, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर पेरोल कंपनी। आप जहाँ से डॉक्यूमेंट लाओगे उससे पहले पूछ लेना, इफ सपोज समवन विल आस्क लाइक सम इंटरव्यूअर विल आस्क लाइक व्हेदर यू हैव द फॉर्म 16 और नॉट, मैं क्या बोलूँ? यस बोलूँ या नो बोलूँ? अगर यस बोलूँगा तो लोग डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आर यू एबल टू प्रोवाइड मी द फॉर्म 16 इफ रिक्वायर्ड? तो बोलेगा यस आई कैन प्रोवाइड बट आई विल चार्ज सम लिटिल बिट अमाउंट लाइक 2000 और 4000 एक्स्ट्रा। तो बोलेगा ओके दैट्स फाइन, इफ रिक्वायर्ड देन आई विल आस्क यू, देन यू विल प्रोवाइड मी द फॉर्म 16, ओके? अगर जरूरत पड़ता है तो मैं आपको बोलूँगा और आप मुझे फॉर्म 16 देना, ठीक है? अगर वो हाँ बोलता है। अगर ना बोलता है तो आप उसको बोलोगे, अगर नो मैं बोल रहा हूँ, इफ दे विल आस्क लाइक व्हाई? यू आर डूइंग द जॉब राइट? यू आर गेटिंग द सैलरी, देन व्हाई यू डोंट हैव द फॉर्म 16? मैं क्या बोलूँ? तो फिर वो बोलेगा आपको, आप कुछ ऐसा बोलना कि हम लोग का जो कंपनी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं है, इट्स अ वेरी न्यू स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन, आई जॉइन, मीन्स टोटल वी हैव लाइक 20 प्लस एम्प्लॉई, so they are not deducting any PF, they are not deducting like they are not putting our name in tax department, so on so on, okay? ऐसा कुछ स्टोरी वो लोग बोलेंगे, उस हिसाब से आपको नरेट करना, ओके? फिर क्लाइंट टाइम जोन क्या होता है? मैं यहाँ पे आप लोगों को बोला 6 to 3, 2 to 11 एंड 10 to 7। तो क्या ये टाइम इंडिया टाइम है या फिर आपका फॉरेन टाइम?
आप अगर किसी फॉरेन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, सपोज आपका रिज्यूमे बोल रहा है कि आप किसी यूएस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, देन कौन से टाइम जोन आप फॉलो करते हो? आप बोलोगे लॉग इन लॉग ऑफ जो है वो इंडियन टाइम से होता है, बट जो काम होता है वो यूएस टाइम से होता है। तो वो पूछेंगे कौन सा टाइम जोन, यू नो इंडिया का टाइम जोन क्या है, किसको पता है? एक नाम रहता है, क्या है इंडिया टाइम जोन का नाम? IST। आईएसटी। श्रीलंका का भी शायद आईएसटी है, ठीक है। सिंगापुर का एसजीटी है, आपका न्यूजीलैंड का एनजीटी शायद है, ऑस्ट्रेलिया का एईडीटी है एंड एईएसटी है, यूएस का एक ईएसटी ईएसटी एक है, उनका दो चार है। किसी किसी कंट्री में दो चार हैं, किसी किसी कंट्री में एक है, किसी किसी कंट्री में दो हैं टाइम जोन, ओके। अलग अलग, मतलब सेम कंट्री में आप एक सिटी में रहोगे तो आपका घड़ी में जो क्लॉक है उस वहाँ पे 11 बज रहा होगा। अगर आप दूसरे सिटी में जाओगे वहाँ के लोगों के घड़ी में 12 बज रहा होगा। मतलब सिटी टू सिटी भी डिफर करता है। लकीली हम लोगों का जो है वो एक ही टाइम जोन है, ओके। इंडिया का कोई डिफरेंस नहीं। जैसे पाकिस्तान का हम लोगों का आधा घंटा लेट है, हम लोग आधा घंटे आगे हैं उन लोगों से, ओके। एनीवे, वो क्लाइंट अगर पूछता है क्लाइंट टाइम जोन क्या है, आप जो रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट दिखा रहे हो उस हिसाब से आप बोलना कि वी आर फॉलोइंग आवर टाइम टू लॉग इन एंड लॉग आउट, बट वर्क रिलेटेड थिंग्स लाइक फाइल कितने बजे आएगा, फाइल कितने बजे जाएगा, एंड डेटा कितने बजे आएगा, कितने बजे डेटा अपलोड होगा, ये सारी चीज जो है वो क्लाइंट टाइम जोन यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब से आप बोलेगा, उस हिसाब से होता है उस टाइम जोन से, ओके। किसी को कुछ डाउट है आज के क्लास में से? तो ये बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंटरव्यू में पूछेंगे या फिर इसको पूछने से आप अगर आंसर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसको अगर आप नहीं बोलते हो देन रिजेक्ट हो सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन होता है रिजेक्शन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होता है सिलेक्शन क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिजेक्शन के लिए पूछते हैं, दीज क्वेश्चन आर नॉट फॉर सिलेक्शन। आप अगर नहीं बोल पाओगे तो प्रोबेबिलिटी है आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो बोल पाओगे इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दीज ऑल आर नॉट रिलेटेड टू एनी वर्क और एनी टेक्निकल थिंग्स, ओके। तो इसीलिए इसको लेके आप सिलेक्ट होगे ऐसा मत सोचिए, बट नहीं बोलोगे तो ऑब्वियसली उनके मन में एक डाउट होगा, देन यू विल गेट रिजेक्ट, ओके। तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा जो नोट्स में शेयर करूंगा उसको ठीक से देखिए एंड उसको याद रखने का ट्राई कीजिए। दिस ऑल आर द बेसिक थिंग्स, ओके। अगर आपको कोई पूछ रहा है आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, कौन से कंपनी में काम कर रहे हो या फिर कर चुके हो, आप अगर नहीं बोल पा रहे हो तो नॉट गुड, राइट। आप खुद सोचो ना, आप अगर इंटरव्यूअर होते तो आप किसी को लेते ऐसा आदमी जो बोल रहा है कि मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ बट कंपनी का नाम नहीं जानता? सिली थिंग, राइट। कहाँ पे कंपनी है, एड्रेस क्या है, दैट ऑल्सो आप अगर बोलोगे मैं नहीं जानता हूँ, नॉट गुड, राइट। तो आपको बोलना पड़ेगा, ये सारी चीज याद रखना पड़ेगा, ओके। ठीक है, मैं नोट्स आपके जीमेल आईडी में शेयर कर रहा हूँ, आप उसको गो थ्रू कीजिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछिए, ओके। या फिर अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ओके। देन ओके, अगर कुछ डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास कल पूछ सकते हो, ओके।